नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना समष्टि अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत टॉपिक है कीनसियन सिस्टम। इससे पूर्व हमने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ा था, क्लासिकल मॉडल पढ़ा था। तो कीनसियन सिस्टम है, इसका विकास 1930 के दशक की महामंदी की पृष्ठभूमि में हुआ। 1930 ईस्वी की महामंदी। उन्नीस सौ 30 में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, जिसके बाद कीनसियन सिस्टम का उदय हुआ। अमेरिका में इस दौरान यानी 1930 में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन हुआ, उसके बाद 1930 की महामंदी में अमेरिका में बेरोजगारी की वार्षिक दर 1929 में 3.2% से बढ़कर 1933 में 25.2% हो गई। 1929 में 3.2% से बढ़कर बेरोजगारी की दर 1933 में कितनी हो गई? 25.2% हो गई बेरोजगारी की दर। जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्री मानते थे कि अर्थव्यवस्था में कोई बेरोजगारी नहीं होती। और 1929 की या 1930 की महामंदी में बेरोजगारी की दर बढ़कर 3.2% से 25.2%। कितनी बेरोजगारी बढ़ी? वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी रियल जीएनपी वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1929 से 1933 की अवधि के बीच 30% घट गया। 30% घट गया, बहुत घटा। ऐसी विषम आर्थिक स्थिति में लॉर्ड कीन्स, जेम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स ने ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप व अन्य विकसित देशों में व्यापक रूप से फैली बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो सुझाव दिए, वे एक कीनसियन क्रांति के रूप में प्रकट हुए। इनके समाधान करने के लिए जेएम कीन्स ने जो सुझाव दिए, वे कीनसियन सिस्टम के या कीनसियन क्रांति के रूप में प्रकट हुई। कीनसियन विचारधारा की मुख्य बातें जो होगी वो इस प्रकार है। जो मुख्य बातें ये कीन्स ने दी, उन्होंने बताया एक नंबर पर है कि आर्थिक मंदी व व्याप्त बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, यानी आर्थिक मंदी व व्याप्त बेरोजगारी का प्रमुख कारण है समग्र मांग में कमी। लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड से। इसलिए कीन्स ने समग्र मांग में वृद्धि, यानी कारण तो ये समग्र मांग में कमी माना आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का, लेकिन इसलिए कीन्स ने समग्र मांग में वृद्धि करने के लिए मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों पर। इन दोनों पर बल दिया, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। कि बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? समग्र मांग में कमी, लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स
इसमें कमी है और इसमें वृद्धि करने के लिए इन्होंने कि इसमें वृद्धि की जाए तो बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों पर जोर दिया, इन दोनों पर जोर दिया। ये किन्स ने बताया। 2 नंबर पर किन्स ने क्या बताया कि किन्स के अनुसार उत्पत्ति का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब उत्पत्ति बराबर यानी आउटपुट बराबर एग्रीगेट डिमांड्स बराबर हो जाते हैं। संतुलन कहां होता है? उत्पत्ति बराबर एग्रीगेट डिमांड। किन्स ने बताया कि आउटपुट और एग्रीगेट डिमांड जहां बराबर होते हैं वहां संतुलन होता है। किन्स ने बताया इससे यदि y बराबर E के रूप में हमें व्यक्त कर सकते हैं। यहां y क्या है? उत्पत्ति की मात्रा। ये क्या है? एक्सपेंडिचर, समग्र व्यय। समग्र व्यय। लेकिन ये भी होता है, यानी सी का मतलब है कंजप्शन, उपभोग। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश। और जी का मतलब है गवर्नमेंट व्यय, सरकारी व्यय। सी प्लस आई प्लस जी। कहने का सी ये है कि किन्स के अनुसार देश में राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में उपभोग, निजी क्षेत्र में निवेश व सरकारी व्यय तथा निर्यात को आयात से अधिक बढ़ाकर, यानी निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा किया जाकर या बढ़ाकर निर्यात अधिक के उत्पन्न करने के उपाय किए जा सकते हैं। ये बताया किन्स ने। 2 नंबर। 3 नंबर स्वाभाविक है कि किन्स के अनुसार उन कारकों या फैक्टर्स पर जोर देना होगा जिनमें निजी उपभोग यानी स्वयं का उपभोग सी, निजी निवेश आई प्लस सरकारी व्यय में वृद्धि के उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसलिए सी यानी उपभोग, इन्वेस्टमेंट आई, जी गवर्नमेंट व्यय को बढ़ाने के लिए किन्स के अनुसार मौद्रिक एवं राजकोषीय मॉनेटरी एंड फिस्कल उत्पादों का सहारा लेना होगा। यानी ये दोनों नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है किन्सियन मॉडल में। जैसे उपभोग बढ़ाने के लिए करों में राहत है, हमारा उपभोग कैसे बढ़े इसके लिए टैक्स में छूट या करों में राहत दी जा सकती है तो उपभोग बढ़ेगा। निजी निवेश बढ़ाने के लिए ब्याज की दरों का सहारा, ब्याज की दरें का सहारा लिया जाना, वह करों में कमी की जा सकती है। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। ये करों में राहत है, ब्याज दरों में छूट है आदि। एवं सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए घाटे के बजटों का सहारा लिया जा सकता है। तो सरकारी खर्च किसके अंतर्गत आता है? फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत, कमी या बढ़ोतरी करना, जिसके लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है। निर्यात बढ़ाने यानी एक्सपोर्ट बढ़ाने और आयात घटाने के लिए राजकोषीय उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। तो किन सिस्टम में
राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण स्थान है, ये किन्स ने बताया। नंबर 4, किन्स ने क्या बताया? किन्स के अनुसार मुद्रा आमदनी को ब्याज दर के माध्यम से प्रभावित करती है। मुद्रा आमदनी को ब्याज दर के माध्यम से प्रभावित करती है। ऊंची ब्याज दरों पर कम प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। अगर ब्याज की दरें ऊंची होगी तो प्रोजेक्ट क्या होंगे? कम लगाए जाएंगे। ब्याज की ऊंची दर पर व्यावसायिक निवेश के साथ साथ निर्माण कार्यों का निवेश भी प्रभावित होता है। ब्याज की दर से क्या होता है? निवेश तो प्रभावित होता ही होता है, साथ साथ में जो निर्माण कार्य होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कार्य, उसका भी निवेश भी प्रभावित होता है। कम भवनों का निर्माण होगा इससे। तो ये क्या है? एक प्रकार की मौद्रिक नीति है, ब्याज की दरों से प्रभावित। अगला किन्स ने क्या बताया? किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग सौदा उद्देश्य, किन्स के अनुसार कितने उद्देश्यों से की जाती है मुद्रा की मांग? 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। सौदों की मांग यानी ट्रांजैक्शन डिमांड, दूरदर्शिता मांग यानी प्रिकॉशनरी डिमांड, और सट्टे की मांग, स्पेकुलेटिव डिमांड पर निर्भर करती है। क्या करती है? मुद्रा की मांग किन पर निर्भर करती है? 3 बातों पर निर्भर करती है। किन के अनुसार? सौदा की मांग यानी ट्रांजैक्शन डिमांड, दूरदर्शिता या सतर्कता मांग, प्रिकॉशनरी डिमांड, और सट्टे की मांग पर निर्भर करती है ये 3 मुद्रा की मांग। इनमें प्रथम 2 यानी ये दोनों ट्रांजैक्शन है और प्रिकॉशनरी, ये दोनों आय पर निर्भर करती है। आय तथा सट्टे की मांग ब्याज दर से प्रभावित होती है। ये किससे प्रभावित होती है? सट्टे की मांग ब्याज दर से प्रभावित होती है। और आगे किन्सियन सिस्टम में क्या बताया है किन्स द्वारा? किन्सियन मॉडल में मुद्रा की मांग केवल सौदों के लिए, यानी क्लासिकल मॉडल में किन्स ने बताया कि क्लासिकल मॉडल में मुद्रा की मांग केवल सौदों के लिए मानी गई है, यानी सौदा लेन देन के लिए। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है। क्लासिकल मॉडल के अनुसार मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम। क्लासिकल मॉडल के अनुसार किन्स ने मुद्रा की मांग में कितने बताए? किन उद्देश्यों के लिए? 3 उद्देश्यों के लिए बताए। सौदा उद्देश्य है, दूरदर्शिता या सतर्कता उद्देश्य है, वह सट्टा उद्देश्य। 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग होती है किन्स के अनुसार। जबकि क्लासिकल मॉडल में सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा केवल विनिमय का ही माध्यम है। और किन्स ने बताया कि मुद्रा मूल्य संग्रह, स्टोर ऑफ वैल्यू का भी कार्य करती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा किन्सियन सिस्टम। तो किन्सियन सिस्टम है कब से शुरू होता है? 1930 की महामंदी के बाद, क्योंकि 1936 में किन्स की जनरल थ्योरी का प्रकाशन हुआ था। उस समय परंपरावादी आर्थिक विचारधारा थी, उनका खोखलापन जाहिर कर दिया किन्स की 1930 की महामंदी ने, और नए विचारों को सोचने के लिए प्रेरित कर दिया, और किन्स के समष्टि अर्थशास्त्र का उदय हुआ। तो 1930 से पूर्व तो परंपरावादी अर्थशास्त्री यानी क्लासिकल मॉडल है, और 1930 से इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से विश्व की आर्थिक महामंदी जो 1930-1929-30 में हुई थी, उसमें ये क्या है, बेरोजगारी की दर बढ़ गई और कुल उत्पादन स्तर बिल्कुल घट गया। ठीक है, 30% तक घटा, और बेरोजगारी की दर 3.2% से लगाकर 25.2% तक पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने परंपरावादी मानते थे कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती नहीं है, उत्पादित किया हुआ सारा माल बिक जाता है, जो चाहते हैं उन लोगों को रोजगार मिल जाता है, स्वतः संतुलन स्थापित हो जाता है। इनके
इनकी जो ये धारणाएं गलत सिद्ध हुई और किन्स 1930 में किन्स अर्थशास्त्र का जन्म हुआ और किन्स ने जो प्रमुख विशेषताएं बताई उन्हें किन्सियन सिस्टम कहा जाता है। किन्सियन सिस्टम को आपने अच्छी तरह सुना और समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।